नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। क्या बंगाल का चुनाव इस बार मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर होगा? ट्रंप पर होगा, नेतन्याहू पर होगा, ईरान पर होगा? ट्रंप ने फिलहाल 5 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रही जंग ने पूरी दुनिया में संकट बढ़ा दिया है। तो दूसरी तरफ भारत में ये जंग एक बड़ा मुद्दा बन गई है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव जंग के बीचों बीच हैं। गैस संकट, तेल संकट पर तो भारत सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज सदन को बताया कि भारत की स्थिति क्या है, सरकार क्या कदम उठा रही है, चैलेंजेस क्या हैं और रास्ते कैसे निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ साफ बता दिया कि वक्त संकट का है और यह संकट लंबा खिंचता दिख रहा है। मोदी ने हालात बयां किए तो देशवासियों को अलर्ट भी कर दिया। बताया कि कुछ तत्व ऐसे संकट के समय में गलत फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए देश को एकजुट और सतर्क रहना होगा। एक तरफ सबकी चिंता भारत को लेकर है, तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं को ईरान के नाम पर सियासत का मौका भी दिख रहा है। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर असदुद्दीन ओवैसी हैं। मिडिल ईस्ट के वॉर का खामियाजा भारत को भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान कर रहे हैं। 120 घंटे के सीज फायर से पहले ही ट्रंप और नेतन्याहू को गालियां दे रहे हैं। माहौल बनाकर बंगाल चुनाव में बाबरी वाले हुमायूं कबीर के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जाहिर है युद्ध के बीच सियासी दांवपेच का पहला टेस्टिंग ग्राउंड बंगाल होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि ईरान के नाम पर मुसलमान जुटेंगे या बटेंगे। सवाल है कि क्या ईरान चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल यह भी कि वोट मोदी और ममता के नाम पर पड़ेगा या ईरान के नाम पर। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब की नाराजगी और किन किन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। एक तरफा हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। हम हर एक को साथ लेकर चलते थे। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक में काम करते हैं। 9-10 हज़ार ईरान में है, मगर दूसरे जो 90 लाख के ऊपर ये अरब ममालिक में है। फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अब जब वहां पर जब कभी ना कभी जंग तो खत्म होगी। वो ट्रंप तो दुनिया का सबसे नाखलक, नालायक, पागल किस्म का आदमी है। उसके साथ वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू है। ये लोग सब बर्बाद करना चाह रहे। और आप याद रखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। वो अगर खुदा ना खास्ता जब जंग बंद होगी, वहां के ममालिक बोलेंगे नहीं भाई हमारे पे बहुत खर्चा हो गया। आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया, तब भी मोदी मेरे पास आए। जेनोसाइड किया आपने, कुछ है ही नहीं। माने ये पूरे ज़ायनिस्ट लोगों की एक साजिश है कि इस हमले से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात सच है, बोल रहा हूं मैं आपको। यही चाहता है नेतन्याहू। एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद फैज खान, संयोजक एमआरएम, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजय शर्मा, प्रवक्ता टीएमसी और नफीस अंसारी, नेता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, नाराजगी देख रहे हैं आप? नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारत सरकार की स्टैंड को लेकर, भारत सरकार के कदमों को लेकर और ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर। किन किन शब्दों से नवाज रहे हैं ओवैसी साहब, आपने सुना होगा अभी। ओवैसी साहब की बात मैं अभी सुन रहा था। कहा कि भारत ने कभी एक तरफा स्टैंड नहीं लिया। मैं कहता हूं भारत का बिल्कुल एक तरफा स्टैंड है, बिल्कुल वन साइडेड, और वो साइड है भारत की। दुनिया के अंदर कहीं भी अशांति होगी, दुनिया के अंदर कहीं भी असमानता होगी, दुनिया के अंदर कहीं भी अस्थिरता होगी, भारत के साथ खड़ा होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से कहा हमारा प्रमुख उद्देश्य इस युद्ध के क्षेत्र में फंसे हुए भारतीय हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य भारत की एनर्जी नीड्स हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य भारत का किसान, भारत का नौजवान, भारत के लोग हैं। और अगर हमको उसको प्राथमिकता देनी है तो अब ओवैसी जी अपने वोट बैंक के लिए क्या कहते हैं या कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के लिए क्या कहती है, उसकी चिंता नहीं है। देश वोट बैंक से ऊपर होता है। अगर वोट बैंक को खुश करने के लिए आप नेतन्याहू को जाकर के
अपशब्द कहें या आप वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी और को जाकर के अपशब्द कहें, वो आपकी पॉलिसी हो सकती है। पर देश की जो डिप्लोमेसी है, देश की जो विदेश नीति है, वो इमोशन के आधार पर नहीं चलती, वो राष्ट्र नीति के आधार पर चलती है। और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने इस युद्ध के समय में, पूरी दुनिया के अस्थिरता के समय में जिस प्रकार का संयम दिखाया है, आज हम मिडिल ईस्ट के सभी पक्षों से उतने ही तरीके से एंगेज कर पा रहे हैं जो दुनिया में कोई देश नहीं कर पा रहा। आप बताइए मुझे, आज पूरी दुनिया के अंदर अस्थिरता है, कहीं रशिया यूक्रेन है, कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान शुरू हो गया, कहीं इजराइल और हमास है, कहीं यूएस और ईरान है, और भारत सबसे बात करने की ताकत रखता है। भारत अपने एनर्जी नीड्स को सिक्योर रखने की ताकत रखता है। यह भारत की ताकत है और इस ताकत पे हमको गर्व है। ये राजनीति करने वाले हैं प्राची जी, राजनीति ही करेंगे। अब भाई ये ताकत असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों नहीं दिख रही है, या वो इतने नाराज क्यों हैं, ये तो मुझे नफीस जी ही बता पाएंगे। नफीस अंसारी जी, नफीस अंसारी जी, इतना नाराज क्यों हो गए आप? इतनी नाराजगी क्यों बढ़ गई है आपकी? किस बात का गुस्सा है आपको जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके नेता? जी प्राची जी, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता देश को गुमराह कर रहे हैं। देश हित में अगर फैसला लेना था तो हमें ईरान का साथ जाना चाहिए था, क्योंकि ईरान हमें कच्चा तेल, अरे आप लोग बात कर रहे हो, ईरान का साथ देना तक कह रहे हो। अरे हम किसी का साथ नहीं देंगे भैया, युद्ध के मामले में ना किसी का साथ देंगे ना किसी का विरोध करेंगे। मतलब ABCD मालूम नहीं है आपको, कूटनीति का, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ABC नहीं मालूम है। ईरान का साथ देना था कह रहे हो। युद्ध के मामले में भैया इजराइल का, अमेरिका का भी साथ नहीं देंगे, ईरान का भी नहीं देंगे, ना ही विरोध करेंगे। सबसे पहले हमारे देश का हित है। इसके पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही सही कही, केवल तुष्टिकरण के लिए कि मुसलमानों का वोट मिल जाए, ईरान का साथ दे दो। अरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तुम्हारे MIM तय नहीं करेगा। और देश की राजनीति में आपको राजनीति करना है तो कहीं चुनावी सभा में उलझल कुछ नहीं बोलो, इंटरनेशनल मैटर पे ये नहीं बोलो। क्या फालतू की बात कर रहे हैं मौलाना? थोड़ा रुकिए, बात पहले कंप्लीट होने दीजिए। मौलाना नहीं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी हूं मैं सबसे पहले, और भारत का हित उसी में है जो नरेंद्र मोदी जी अपनी सही नीति के तहत कर रहे हैं। हमारे शिवालिक नंदा देवी आ गए, आराम से रमजान मना लिया, आराम से ईद मना ली, आराम से नवरात्रि मना रहे हैं, और ये हरामखोर लोग दुआ कर रहे हैं शब्दों का इस्तेमाल बोल रहे हैं। बोलोगे किसी व्यक्ति आशा की मर्यादा, मर्यादा आपकी पार्टी ने तोड़ी है। ये दुआ बदुआ कर रहा है कि न्यूक्लियर बम गिर जाए। इनके पार्टी का नेता सुन के खून खोल रहा है मेरा। अच्छा रुके, अच्छा एक मिनट रुके। किसी के साथ किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। लोग हो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल को मुनाफिक कहा। अच्छा रुके, तुम लोग हो, नफीस जी, मोहम्मद सर कलम किया नमाज का तुम लोग, वो तुम लोग हो। हिंदुस्तान के बताओ जिन लोगों ने रज़ाकारों की पार्टी बनाकर फैज खान जी मैं आपके पास आऊंगी। फैज खान जी एक सेकंड रुके, उनको कंप्लीट करने दें। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड एक सेकंड रुक जाए। फैज खान जी उनको कंप्लीट करने दे। मैं जान तो लूं कि ये साहब डिप्लोमेसी कहां से पढ़कर आए हैं, कौन सी कूटनीति पढ़कर आए हैं, कहां से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं कम से कम जान तो लूं, मैं डेप्थ में तो जान लूं। सिर्फ इस वजह से नफीस अंसारी जी कि आप खुश हो जाएं, सिर्फ इस वजह से कि कुछ जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो खुश हो जाएं, भारत की डिप्लोमेसी आपसे पूछ कर तय होगी क्या अब? या इस वजह से कि आप अपने वोट बैंक को खुश कर लें, अपनी झोली में आप वोट डाल लें, तो भारत की डिप्लोमेसी आपसे पूछ कर तय होगी? आप मुझे 10 सेकंड पक्ष रखने दीजिए, आप इंशाल्लाह सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखिए, बात है कि देश हित में जिसका भी साथ देना होगा, देश का मुसलमान उसका साथ देगा। मुसलमान भैया मुसलमान नहीं बोलो, फिर मैं आपत्ति करूंगा। मुझे इसकी में लीजिए, गलत सलत बात आप मत बोलो। मुसलमान साथ देगा, हिंदू साथ देगा, ये प्रश्न नहीं है। देश की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी हमारे डिप्लोमेट तय करेंगे, हमारे देश के राजनीति तय करेंगे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज का एग्जाम इसके लिए नहीं होता है कि देश का मुसलमान और हिंदू फॉरेन पॉलिसी तय करे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के हमारे जो डिप्लोमेट है वो तय करेंगे। अजीत डोभाल जी तय करेंगे, प्रधानमंत्री। मर्यादा किसको बोलते हैं? बोले नफीस। मैडम देखिए, क्योंकि ईरान हमें सस्ता तेल दे रहा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कब्जा ईरान का ही रहता है, तेल गैस सब कुछ ईरान हमें देता था, प्लस 60 दिन का वो क्रेडिट देता था। इस मामले में ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए था, और हम हैं भी। अच्छा सुने, एक बात सुने नफीस जी, पहले तो ये गलत जानकारी आप लोगों के पास होती है ना, और बार बार उसको करेक्ट करना पड़ता है। आप जो कह रहे, आप डराते हैं ना देश को, आपके नेता भी यही कह रहे हैं कि दुनिया के संकट का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। आप लोग डराते हैं सर। आप मुझे बताइए ना, सुन लीजिए, आप मुझे बताइए, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत ईरान के साथ नहीं, इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया है। आप मुझे समझाइए ना, भारत
भारत सरकार ने कब ऐसा कहा या कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे नफीस अंसारी जी और उनके नेता को ऐसा लगा कि हम इजराइल के साथ हैं, हम ईरान के साथ नहीं हैं? इसका सबूत यह है, सबूत नंबर 1, जब आयतुल्लाह खामनेई को गलत तरीके से इंटरनेशनल लॉ का बेइज्जती करते हुए जब उनको मारा गया, भारत उस पर कुछ नहीं कहा। भारत ने कहा, ईरान ने बदले में कार्रवाई की। नहीं, आप गलत बोल रही हैं। आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है सर। आपको पूरी जानकारी नहीं है। एक्चुअली आप वो देखते हैं जिससे आपका फायदा हो, और सुनिए, आप वो देखते हैं जिससे आपका फायदा हो। आप भारत सरकार के स्टैंड को नहीं देखते हैं। मैडम, मुझे आप भारत सरकार के स्टैंड को नहीं देखते हैं ना। ईरान ने आपको ये नहीं पता होगा, और अगर आपको पता भी होगा तो आप इस बात को बड़ी अरे सुनिए ना, आप इस बात को छिपा ले जाएंगे कि ईरान को मदद हम भेज रहे हैं, मेडिकल हेल्प हम भेज रहे हैं। हम भी जानते हैं, सुन लीजिए, ईरान को मेडिकल हेल्प हम भेज रहे हैं। सिर्फ ये चंद वोटों के चक्कर में नजर, चंद वोटों के चक्करों में गुमराह मत करिए ना देश को। मैडम, आपका सवाल क्या था? आपका सवाल यही था ना कि हम ईरान का इसलिए साथ दे रहे क्योंकि वो मुसलमान। ये गलत बात है। देश हित में ईरान का साथ देना जरूरी है, इसीलिए हम ईरान के साथ खड़ा है। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं। वोट बैंक के लिए आप यही सुनिए, आप लेकर आए हिंदू मुसलमान, मैं नहीं लेकर आई हूँ। आपको हर चीज में मुसलमान दिख रहा है, मुझे तो हिंदुस्तान दिख रहा है, मुझे तो हिंदुस्तान दिख रहा है, मुझे तो भारत दिख रहा है, मुझे तो भारतवासी दिख रहे हैं, मुझे तो हिंदुस्तानी दिख रहे हैं। नफीस अंसारी को पहले मुसलमान दिखते हैं, नफीस अंसारी को पहले मुसलमान दिखते हैं, मुझे हिंदुस्तान दिखता है। ये अंतर है आप में और मुझ में और पैनल में बैठे बाकी लोगों में भी। मैडम, मैं अभी भी कह रहा हूँ, देश हित में हम ईरान के साथ खड़े हैं और देश हित में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। देश हित में इजराइल अमेरिका के साथ, अमेरिका के खिलाफ है, और देश हित में हम पाकिस्तान के खिलाफ है। जो देश के लिए बेहतर होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अदरवाइज इजराइल का साथ देना, अमेरिका के साथ देना, देश के साथ धोखे। अरे कहाँ दिया है साथ, कहाँ दिया है? रुक जाए नफीस अंसारी जी, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा यहाँ, सच बोलिएगा। मुझे बताइए कहाँ हम अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं? मुझे बताएं कहां दे रहे हैं हम अमेरिका और इजराइल का साथ? आयतुल्लाह खामनेई साहब की मौत, अरे हम अमेरिका और इजराइल का साथ कब दे रहे हैं और कहां दे रहे हैं ये बताइए तथ्यों के साथ। इधर उधर की बात मत करिए। मैं भी जानना चाहती हूँ नफीस अंसारी जी, आपने जितना क्लियर कहा है उतना ही क्लियर उदाहरण के साथ और फैक्ट्स के साथ मुझे बताइएगा। भारत ने ऐसा कब कहा कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं? बताएं। आप सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। जब ईरान ने रिटेलिएट किया गल्फ नेशन पर, मोदी जी ने एक एक प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ईरान पर उन्होंने नहीं कहा कि हम ईरान के साथ गलत और हम उनके साथ हैं। तो ये फैक्ट है, यही तो दर्शाता है कि भारत के सारे भारत के प्रतिनिधि जाके मिल रहे हैं। भारत की जनता पीतल का लोटा तक दे रही है ईरान के लिए। 10-10, 20-20 रुपए फटे फटे नोट निकाल के दे रहे हैं कि भैया हम साथ हैं और कितना साथ देंगे। इसीलिए हम देश के साथ खड़े हैं। सही जानकारी नहीं है आपके पास नफीस जी, सही जानकारी नहीं है आपके पास। पहले जाइए और पता करके आइए कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है। पहले पता करके आइए कि भारत सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। पहले पता करके आइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस किस राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है। पहले पता करके आइए कि हमारे प्रधानमंत्री के बातचीत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिवालिक भी आया है और जग लाड़की भी आया है और नंदा देवी भी आया है। तो पहले पता करके आइए। ये झूठ के नाम पर वोटों की राजनीति मत करिएगा। और जिस बैटल के लिए आप कर रहे हैं ना संजय शर्मा जी, एक मिनट रुक जाए प्लीज, अब रुके नफीस जी। संजय शर्मा जी, ऐसा तो नहीं कि मिडिल ईस्ट की ये जो लड़ाई है ये बंगाल की सियासी लड़ाई में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर दे? बंगाल की लड़ाई बंगाल की जगह पर है। बंगाल वासी इसका सामना करने के लिए तत्पर है और बंगाल की धरती की वो तासीर है कि वो अपनी जो जंग है संप्रदायवाद के खिलाफ, वो उसका बखूबी मुकाबला कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि ईरान की जंग का कोई असर, डायरेक्ट असर कोई हमारे यहाँ पड़ेगा। अब देखियो वैसे साहब तो लेकिन लेकर आ गए ना सर, आपको लगे ना लगे, लेकिन वैसे साहब तो कह रहे हैं, वैसे साहब तो हुमायूं कबीर से गठबंधन भी कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि ईरान के नाम पर देश के मुसलमानों को एकजुट होना होगा। तो ऐसा ना हो ईरान के नाम पर एकजुट हो तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाए। संजय जी, नफीस जी के आवाज हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। ओवैसी साहिब, हुमायूं कबीर साहिब और भाजपा वाले साहिब, ये तीनों साहिब एक है और इन तीनों साहिबों से लड़ना, जूझना और इन्हें राजनीतिक संग्राम में इन्हें शिकस्त देना हमारी पार्टी की पुरानी आदत रही है और ये बरकरार रहेगी। इसका जवाब दे दीजिएगा सिद्धार्थ यादव जी, आपके कहने पर ओवैसी साहब इतना जहर उगल रहे हैं क्या? संजय शर्मा जी कह रहे हैं आप सब एक ही हैं। देखिए, अब संजय जी क्या बोले, टीएमसी क्या बोले, इनके तो जाते हुए दिन हैं, जाने वाला तो कुछ भी बोले। प्राची जी, इनकी बात का क्या बुरा मानना, पर हुमायूं कबीर किसकी पार्टी का सदस्य था? हुमायूं कबीर को मंत्री का दर्जा कौन दे रहा था? हुमायूं कबीर को राइट हैंड कौन बना करके रखता था?
और हुमायूं कौन कबीर जा रहा को था? किसने किसने कहा प्रयास कि किया आप जाकर हुमायूं के कबीर को इलेक्शन आप लड़ने जाकर के के लिए? बाबरी मस्जिद बनाने का काम करो, ये तो सब जानते हैं। आपने- ये पहली बात। दूसरी आपने- बात, ये ममता जी जानते और हैं। एमआईएम में तो फर्क है, पर संजय जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आप जब बोलेंगे मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ममता जी और एमआईएम में पार्टी में नाम का तो फर्क हो सकता है, पर नीति का कोई फर्क नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं प्राची जी, बंगाल के अंदर उत्तर बंगाल का जो हिस्सा है, जहां भी फर्स्ट फेज का इलेक्शन भी होना है, उत्तर बंगाल को जितना बजट ममता सरकार देती है वो 800 करोड़ रुपए है, और मदरसों को और इमामों को कितना देती है? 5000 करोड़। क्यों भाई? उत्तर बंगाल वालों की कोई गलती है क्या? आज उत्तर बंगाल की यह हालत हो चुकी कि वहां के जो चाय बागान हैं उनके और असम, चाय बंगाल पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में ज्यादा बेहतर है, फिर भी उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। वहां लाला के लोगों को बसाया जा रहा है, बाहर से घुसपैठियों को जमीनें दी जा रही हैं। तो नीति तो एक ही है, पार्टी का नाम फर्क हो सकता है, कोई टीएमसी हो सकता है, कोई एमआईएम हो सकता है। इनकी दिक्कत कुछ और है प्राची जी। अभी आपके शो पर भी आपने कितने विद्वान व्यक्ति बैठाए, वो आकर के कह रहे हैं हमने एक तरफ का साथ दिया। ईरान नहीं कह रहा, ईरान कह रहा है कि भारत ने हमारा साथ दिया, हम भारत का धन्यवाद करते हैं, भारत हमको मदद पहुंचा रहा है, हम भारत की शिप को जाने देंगे, हम साथ खड़े होंगे। पर ओवैसी कह रहा है कि आपने दूसरी तरफ का साथ दिया। क्यों भाई? अरे भारत के लोगों को धन्यवाद दिया, भारत के लोग टेक्नोलॉजी अमेरिका भी साथ देता है, सब साथ देते हैं। सर अरे ईरान ने सरकार का नाम ही नहीं, ईरान ने क्या कहा कि आदमी है भारत प्राची ने- जी? अरे किनको बैठाया आपको? बोल दूंगा इस आदमी को। अच्छा, अरे भारत के लोग भारत से अलग है क्या? वो 28 साल पुराना पूरी बात बहना ले जाके दे रही है ईरान को, देखो ले जाकर तांबे का बर्तन ले जाकर दे रहा है, और कितनी मदद करेंगे यार? बात सिर्फ इतनी है नफीस अंसारी जी, आप भारतवासियों को और भारत को अलग अलग करके देखते हैं और हम एक करके देखते हैं। बात सिर्फ इतनी है। रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, सिद्धार्थ जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, संजय जी को काउंटर करना है और फिर उसके बाद फराज किदवाई जी भी हैं। रुक जाए, नफीस जी के पास जाऊं, बोले। मैं एक और बात का उत्तर देता हूं। मैं इनको एक्सपोज क्यों करना चाहता हूं और ये लोग क्यों भारत को पीछे रखते हैं और वोट बैंक को आगे रखते हैं, मैं बता देता हूं। ये पूछ रहे हैं क्यों गए इजराइल, क्यों गए मिलने? 15 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री अगर ईरान में गया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। आप लोग क्या करते थे ईरान के साथ? 2005 में, 2009 में आईएईए में ईरान के खिलाफ वोट किया। 2013 में यूएस ने सैंक्शन लगाई, तेल लेना बंद कर दिया, 26% तक इंपोर्ट घटा दिए। ये मोदी के काल में विदेश की नीति ऐसे नहीं चलती, ना वोट बैंक पे चलती, ना दबाव पे चलती, वो चलती है राष्ट्र नीति पर। आज हमें गर्व है 1000 लोग ईरान में से हम निकाल करके लाए। नहीं, लेकिन आपकी विदेश नीति विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही है सिद्धार्थ जी। अभी फराज जी बोलेंगे, वो बताएंगे कि इस विदेश नीति में कितने लूप होल्स हैं जो विपक्ष को नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि आपने एआईएमआईएम और टीएमसी को एक पार्टी बता दिया था, तो एक मौका संजय शर्मा जी को दे देती हूँ। संजय शर्मा जी, तो कंफ्यूजन हो गया ना, आप कह रहे हैं उनकी है एआईएमआईएम, वो कह रहे नहीं है, तो आप ही का दूसरा रूप है, बस नाम में अंतर है। देखिए, सिद्धार्थ यादव जी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक नंबर 2, इन्होंने उत्तर बंगाल का जिक्र किया। उत्तर बंगाल के विकास के लिए राज्य की सरकार ने अलग से एक दफ्तर का निर्माण किया, एक मंत्रालय का निर्माण किया, उत्तर बंग उन्नयन विभाग, उत्तर बंगाल नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और इसका सालाना बजट 2000 करोड़ के आसपास है। उसको इनके पास डाटा बताइए, इनके पास डाटा नहीं है। और जो काम नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत उत्तर बंगाल में हुआ है, 64 करोड़ रुपए। अब सिद्धार्थ जी चालू हो गए ना, अब आप रोकने लग गए ना, अब बीच में टोकने लग गए ना, बीच में टोकने लग गए ना, जली ना सिद्धार्थ जी, सुनने की अभ्यास डालिए। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका झूठ इतना सामने आ गया, रुक नहीं पाया, बोलिए। सामने नहीं आएगा, सुनने की कैपेसिटी रखिए, सुनने की नियत भी रखिए। बोले। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत सुनाइए, झूठ सुनाइए। उत्तर बंगाल का व्यापक विकास हुआ है और व्यापक उन्नयन के काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं। ठीक। उत्तर बंगाल में अलग राज्य सचिवालय की एक अलग शाखा उत्तर बंगाल में और सिलीगुड़ी में लगाई गई है। देश के जो चिकन नेक का हिस्सा है उसके बिल्कुल समीप, बिल्कुल चिकन नेक के पास उत्तर कन्या के नाम से राज्य का सचिवालय की एक शाखा खोल दी गई है। अच्छा, ठीक है संजय शर्मा जी, समझ में आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस में हैं और ना मिडिल ईस्ट का कोई मुद्दा या फिर ना कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा आपको डैमेज नहीं करेगा, ऐसा आपको लग रहा है। फराज किदवई जी, ये जो मुद्दा है मिडिल ईस्ट का, जिस पर गाहे बगाहे सियासी बहस भी होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, ये कितना बड़ा मुद्दा है सर, और ये कितना
इफेक्टिवली आपको लग रहा है काम करेगा इस देश में? क्योंकि एक तरफ हमारे सामने चुनौती है कि हम अपनी जनता का कम से कम नुकसान होने दें, और दूसरी तरफ ईरान के साथ क्यों नहीं है, इजराइल के साथ क्यों है, अमेरिका के साथ क्यों है, ऐसे बयान हमारे नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। प्राची जी, देखिए, अभी इस डिस्कशन में एक बात हुई कि ये जो ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है, जो ये लड़ाई हो रही है, उसका हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा या इस देश की पॉलिटिक्स पर कितना असर पड़ेगा। तो हमारे जो लर्नेड पैनलिस्ट हैं, उन्होंने सबने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो युद्ध हो रहा है, इसका इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा और इसका भारत की जनता के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर ये युद्ध ना होता तो हमको ये पता न चलता कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक सुपर फ्लॉप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं साहब ये क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आप देखिएगा, अभी मुश्किल से 3 दिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपती है। प्राची जी सुनिए, मजा आएगा आपको। बोले। इसकी हेडिंग है जिसमें लिखा है ईवीज अवॉइडेड द यूज ऑफ 2.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे इन 2025। यानी कि आपके दर्शकों को मतलब इसका बता दूं कि जो हमारी ईवीज से जो गाड़ियां चलती हैं, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसने पूरी दुनिया में 2.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे बचाया। यहां पर वो बात नहीं है जो मैं आगे बताना चाह रहा हूं। असली बात जो छुपी है वो आगे है। चाइना ने ईवी के माध्यम से जो ऑयल इंपोर्ट्स है उसमें कमी करके $28 बिलियन का एक साल में बचत की, और हमने क्या किया, हमने $600 मिलियन की बचत की। मतलब अगर आप चाइना से कंपेयर करिएगा तो 28 बिलियन वर्सेस 600 मिलियन। चाइना के पास 2019 में जो क्रूड ऑयल का रिजर्व था वो 80 दिनों का था, और अब वो बढ़कर के 120 दिन हो गया है। हमारे पास कितना है ये पूरे देश को पता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, प्राची जी बस मुझे 1 मिनट दे दिएगा, दो बातें कही थी। 12 मार्च 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक जुमला फेंकते हैं। वो कहते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस इज अ रिमाइंडर फॉर सेल्फ रिलायंस एंड एनर्जी ग्रोथ। बहुत अच्छी बात है, मैं ताली बजा रहा हूं। लेकिन इससे पहले भी 4-5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आप चेक करिएगा, जल्दी से अपनी टीम से चेक करवाइएगा। उन्होंने बोला था, अंग्रेजी में कहा था, जिसका मैं अनुवाद की दे रहा हूं, जो मैंने पढ़ा था वो अंग्रेजी में पढ़ा था, कि मोदी जी जो हैं, उन्होंने कहा था कि जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है उस पर हम काम कर रहे हैं, जब इनकी सरकार आई थी। ठीक। और 2022 तक के अपनी डिपेंडेंसी का जो टारगेट लिया था इन्होंने 67% का लिया था। प्राची जी, आपको यह जान करके हैरानी होगी कि 2022 में जो इन्होंने 67% का टारगेट लिया था, वो 2025 में निर्भरता हमारी 88.2% हो गई, यानी कि लगभग 15% से हमने अपनी निर्भरता बढ़ा दी। दूसरी बात मैं बता दूं, जो कच्चे तेल का हमारा उत्पादन होता था वो 2014 में 37.8 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन होता था। बिल्कुल ठीक है। मैं फराज किदवई जी, आप जो आंकड़े मेरे सामने रख रहे हैं, वॉर हो रही है, आप जो मेरे सामने पता चला, आप जो मेरे सामने आंकड़ा रख रहे हैं, उस पर सवाल सरकार से हूं और सरकार उसका जवाब दे। मेरा प्रश्न इतना है, जिस पर आपने मुहर भी लगाई, कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसका असर भारत में होगा। तो सीधा सवाल यह है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां वोट ममता के नाम पर पड़ेगा या ईरान के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? क्या दिखाकर वोट मांगेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं एज एन एनालिस्ट आपको बता दूं, देश में कहीं भी चुनाव होते हैं। अब जैसे अगर आप ममता बनर्जी जी की बात कर रही हैं, ममता बनर्जी जी ने बंगाल में जो पिछले 15 साल का जो शासन दिया है, मार्क माई वर्ड्स, 225 से ज्यादा सीटें वो जीतने जा रही हैं। इसमें लगभग 190 सीटें वो अपने दम पर जीत रही हैं, और 35 सीटें जो जीतेंगी वो इस देश में मोदी जी की जो नाकाम जियोपॉलिटिक्स है, वो इस वॉर के बाद जब इस देश की जनता के सामने आई, तो उसकी वजह से भी ममता बनर्जी जी मुझे जानना होता है कि नाकामी कैसे है ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में संकट है। क्या भारत अपने हितों की बात नहीं कह पा रहा है लाउड एंड क्लियर? क्या हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या हम अपने टैंकर्स निकालकर नहीं ला पा रहे हैं? क्या हम ईरान को मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या भारत ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखा है? नहीं, फराज किदवई साहब, एक प्रश्न का उत्तर में दे। जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। आपने 2 जहाजों की बात की,
हाँ, आपने 2 जहाजों की बात की। मैं पूरी जिम्मेदारी से प्राची जी बोल रहा हूं कि 22 जहाज हमारे फंसे हुए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं निकले? अरे तो सर, और यहां 22 तक के, और हमें कोई एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरानी गवर्नमेंट, हाँ बोले एक कोई ऐसा स्टेटमेंट हमको ईरानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से बता दीजिए जिसमें उसने ये कहा हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने आपके लिए अरे खोल तो दिया कैसे है। खुला? और जो तो वो तो कैसे जो खुला? आए थे, मतलब उसमें एक सुनिए मेरी ट्रांसपोर्टर बात सुनिए, और फराज किदवई जी, फिर कैसे खुला? आपने बात की या विपक्ष के नेताओं ने बात की, या विपक्ष के नेता जिस तरीके से यहां सवाल खड़े कर रहे हैं वो बात ईरान ने सुन ली इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, या भारत की जनता को देखकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया? जो 2 जहाज हमारे आए, बिल्कुल आपने सही कहा है, वो प्राची, पराशर, फराज किदवई और धर्म यादव जी की वजह से आए, भारत की जनता की वजह से आए, क्योंकि इस फेल्ड जियो पॉलिटिक्स ने, मैं अरे तो सर, भारत की जनता तो पहले से ही अच्छी थी, भारत की जनता तो पहले से ही अच्छी थी। ऐसा थोड़ी ना है कि 10 दिन बाद ईरान को ये पता चला कि भारत की जनता बहुत अच्छी है। आप, मैं, हम सब जितने भी बैठे हैं हिंदुस्तानी, हम तो शुरुआत से ही अच्छे हैं ना। तो ईरान को 10 दिन बाद ये पता चला या 12 दिन बाद ये पता चला कि नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देते हैं क्योंकि फराज किदवई जी बहुत अच्छे हैं, या मोहम्मद फैज खान जी बहुत अच्छे हैं, या संजय शर्मा जी बहुत अच्छे हैं। स्ट्रेट ऑफ, एक सेकंड प्राची जी, एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। नहीं सर, सवाल पूछने का काम सिर्फ मेरा है, दिखा दीजिए आप जवाब दीजिए। ईरानी गवर्नमेंट ने या उनके ऑफिशियल्स ने, मैं तो देखिए फराज भाई, बस इतना कहना चाहूंगा, जिन्हें आप सुपर फ्लॉप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुझे बता दीजिए सुपर फ्लॉप प्रधानमंत्री के शासन में ईद में एक भी मुसलमान का ऐसा घर था क्या जहां सेवई नहीं बनी हो या ईद की नमाज नहीं हुई हो? तो ये थैंकलेस पना जो आप लोगों का है ना टुवर्ड्स गॉड और टुवर्ड्स आवर प्राइम मिनिस्टर, ये छोड़ दीजिए। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधान हैं कि जिनके राज में भारत सुख और शांति से ईद भी मना रहा है, नवरात्रि भी मना रहा है, नया साल भी मना रहा है, होली भी मना रहा है, सारे त्योहार मनाए। लेकिन गल्फ में कोई व्यक्ति, गाजा में या ईरान में या इजराइल में भी इतने सुख और चैन से नहीं है जितने हम लोग रह रहे हैं। तो इसके लिए अल्लाह को भी धन्यवाद देना चाहिए और उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री दिया, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। और एक बात मैं क्लियर कट आप लोगों को कर देना चाहता हूं, मोदी जी प्रधान जी के बारे में अपमानजनक शब्द नहीं कहे, और फॉरेन पॉलिसी हमारी शुरू से गुटनिरपेक्षता की है। फुटबॉल मैच में, सामाजिक संगठनों में, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन में हम रह सकते हैं, हम किसी भी युद्ध के संगठन में नहीं रह सकते, चाहे नेटो हो, सेंटो हो, या युद्ध में ईरान का ग्रुप हो या इजराइल का ग्रुप हो। तो जो ओवैसी जी ने कहा है ना कि उनको खब्बीस कह दिया, उनको श्वान कह दिया, कुछ कह दिया, भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी को आप संकट में मत डालिए। हम युद्ध के मामले में ना ईरान के साथ है ना इजराइल के, और कोई भी मरे हम दुख व्यक्त करेंगे। और यह हमारी कुशल विदेशी रणनीति थी कि नंदा देवी और शिवालिक हमारे पास आ गए, और हर चीज खोल खोल के नहीं बताया जाता है, आ गए इसका मतलब है कि वो हम बात उनसे कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे देश की जनता लगातार ईरान को सपोर्ट दे रही है, इसलिए वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी की अनुमति के बिना कर सकते हैं? नहीं फैज खान साहब, आप अच्छे हैं, फराज किदवई जी अच्छे हैं, नफीस अंसारी अच्छे हैं, इसीलिए आए वो शिप। वो इस वजह से नहीं आए कि हमारी सरकार ने बात की, इन्होंने पर्सनल बात की थी वहां के डिप्लोमेट से, और यहाँ पर शिप आ गई। तो भाई आप फॉरेन पॉलिसी को हमारी संकट में नहीं डालिए। इजराइल, अमेरिका, ईरान संप्रभु देश है, भारत इनकी संप्रभुता का सम्मान करता है। फराज किदवई जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए 7 दिन में 5 शिप आ चुके हैं, तो यकीन रखिए अगर 5 आ चुके हैं तो जो 22 शिप की आप चिंता कर रहे हैं वो भी आएंगे, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि आप तो अच्छे हैं, आप तो अच्छे हैं, भारतवासी तो अच्छे हैं। जब 7 में से 5 आ गए तो 22 भी आ ही जाएंगे। मैडम वो इसलिए एक सेकंड रुके नफीस जी, अब मुझे बस 50 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दिएगा। देखिए क्या है कि आपका ये शो बहुत पॉपुलर शो है, और यहां पर हमारे फैज साहब जो है ना, ये रट करके आ जाते हैं लोग, गुट निरपेक्ष। मैं तो पूछना चाहता हूं फैज साहब, बताइए सुएज क्राइसिस जब हुआ था और उसमें जब जमाल अब्दुल नासिर ने नेशनलाइजेशन ऑफ सूज कैनाल किया था, उस समय भारत का रुख क्या था? गुट निरपेक्ष किया करते हैं। साउथ अफ्रीका में रेशियल सेग्रीगेशन के खिलाफ भारत का क्या स्टैंड था? गुट निरपेक्ष, बस एक चीज रट करके चले आते हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने क्या मतलब कैसी बातें करते हैं
कि हम ईद में हमारे यहाँ सेवैयां बन रही हैं, तो मोदी जी की जियो पॉलिटिक्स बहुत शानदार अरे पॉलिटिक्स क्यों नहीं शानदार है भैया है। और सुनो, कि काशी 1961 में में जो बेलग्रेड में अन्नपूर्णा- यूगोस्लाविया में सम्मेलन हुआ था। सुनिए। नासिर, नेहरू, अरे टीटो 3 देशों के मैं ये प्रधानमंत्री सब नहीं थे करता और हूं। उन्होंने देखिए, निर्णय लिया था प्राची जी- कि हम किसी भी युद्ध के संगठन में नहीं रहेंगे। हम ब्रिक्स में रह सकते हैं, G20 में रह सकते हैं, हम आसियान में रह सकते हैं, हम सार्क में रह सकते हैं, लेकिन NATO, सेंटो अगर ये आप किसी भी फैज युद्ध खान जी संगठन में अगर नहीं आप रहेंगे। फैज खान जी रुक जाएं। क्यों जिस जियोपॉलिटिक्स का योगदान नहीं है जी? अच्छा, क्या ईरान इजराइल में आज ईद निरपेक्षता की मनाएगा, बातें नहीं बार बार मनाएगा? की हम लोग जा मना रही रहे है। हैं, एक शांति सेकंड रुके, एक सेकंड। फराज किदवई जी चलिए आप ही बता दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी इस पर जवाब देंगे। आप सजेशन ही दे दीजिए उनको। चलिए आप ही बता दीजिए क्या क्या होनी चाहिए हमारी जो भारत की पॉलिसी है, हमें क्या करना चाहिए? पहले सुनिए प्राची जी, सुनिए हाँ, बोले बोले। सुनिए बोले ना, प्राची जी, सबसे पहले तो आपको यह करना चाहिए कि फैज खान जैसे लोगों से बोलिए कि बीच में टपर टपर ना बोला करें। जैसे कि भारत के लोकतंत्र को इन लोग ने हाईजैक कर लिया, आपकी डिबेट को भी ये लोग हाईजैक करते हैं। हाईजैक और नहीं मैं करेगा, ऐसे डिबेट करता भी नहीं अरे हूं। बोलें, आपको हमारे तर्कों को काटना है, अपना टर्म आए जब आप उसमें खूब काटिए। ठीक, नहीं अच्छा, बोलेंगे, बोलेंगे। अभी ये बोल रहे थे कि सेवैयां बन रही थी, हमने माना। तो फैज साहब ये बताइए कि काशी में 45 साल से अन्नपूर्णा मां मंदिर की रसोई बंद हो गई है, किसके काल में बंद हो गई? लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मरीजों को 4 रोटियों की जगह 2 रोटियां दी जा रही हैं। ये अखबारों में आया था, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये किसके काल में हुआ? तो क्या इसको भी आप लाइनें तो दिन भर मैं भी दिखाती हूँ फराज किदवई जी। 60% आप जो सवाल कर रहे हैं वो लाइनें दिन भर मैं भी दिखाती हूँ। मैं भी ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाती हूँ जहां लोग परेशान हैं, गैस को लेकर उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, वो पैनिक में हैं और लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, वो तो मैं दिखा रही हूं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं, चूंकि आप भारत सरकार को एकदम फेल बता रहे हैं या आप प्रधानमंत्री को फेल बता रहे हैं, तो मुझे आप ही सजेशन दे दीजिए ना जिससे वो सफल बन जाए। बताइए सिद्धार्थ यादव जी को, ऐसा क्या करे भारत सरकार, ऐसी क्या नीति लेकर आए जिससे आपको लगे कि वाह बहुत बढ़िया हो गया? क्योंकि शिप का आना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना या ईरान को मदद पहुंचाना, ये सब तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। सुनिए, अब सुनिए, हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं सुन रही हूं। हमको क्या करना चाहिए? जब अंकल लैंड के अंकल सैम कहें कि बर्बन विस्की पर हमारा जो ड्यूटी है वो 150% से 50% कर दें, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहें नो नो अंकल सैम 50%। जब अंकल लैंड के अंकल सैम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कॉटन इंपोर्ट पर आप ड्यूटी 0% कर दीजिए और गुजरात का किसान 6 किसान आत्महत्या कर लें, तो हम अंकल सैम को यह बोले उनकी आंखों में आंच डाल करके कि हमको अपने किसानों के हित पहले हैं, हम कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी 0 नहीं करेंगे। हमको यह करना चाहिए, हमको यह करना चाहिए। जब कैरोलिन लेविट वो ये बोले, जो कि प्रेस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सुनिए कि इंडिया इज अ गुड एक्टर, उनकी आंखों में आंच डाल करके कहना चाहिए कि सुनो, हैसियत और औकात में रहना, हमारे देश की सोवरेनिटी के ऊपर। अब वो बात अलग है, अब भारत सरकार की बात माने ना माने, ऑफिशियल स्टैंड को माने ना माने, वो बात अलग है। सिद्धार्थ जी को मैं तो एक सुझाव देना चाह रही थी आपकी तरफ से, लेकिन आपने सुझाव दिया नहीं सर। अभी की सिचुएशन है अमेरिका, इजरायल और ईरान। आपको परेशानी है कि भारतवासियों के अच्छेपन को देखकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारे कुछ शिप्स आ गए, भारत सरकार की इसमें कोई योगदान नहीं। तो आप सजेस्ट करिए ना भारत सरकार क्या करे जिससे वो 22 शिप और आ जाए। हम तो अच्छे हैं ही, वो बात तो ठीक है, लेकिन 22 शिप का सवाल है, तो दे दीजिए एक छोटा सा सजेशन सिद्धार्थ जी को। बहुत इजी है। छोटा सा सजेशन ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिम्मत वो करें और बोलें कि IRIS डेना पर जो हमला किया गया यूएस ने वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं और कठोर निंदा करते हैं। आंख में आंख डाल करके बोले कि ईरान में जी आज अगर आपने प्रधानमंत्री को सुना होता, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। आज अगर आपने प्रधानमंत्री को सुना होता तो प्रधानमंत्री ने बहुत लाउड एंड क्लियर ये कहा था कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। भारत यही कह रहा है, भारत का यही स्टैंड है। हम ईरान के बुरे वक्त में उसके साथ हैं, हम उसे मेडिकल हेल्प पहुंचा रहे हैं और ईरान से हमारी बातचीत भी हो रही है। अब इससे ज्यादा न जाने आपको क्या चाहिए, आप लिखकर दे दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी, विपक्ष जो लिखकर देगा वही पर्ची आप लोगों को पढ़नी है, तभी आप पास होंगे फुल नंबर से, वरना नहीं। बाकी सब तो हिंदुस्तानियों की अच्छाई की वजह से हो जाता है। देखिए, इसका जवाब ले लीजिए। एक सेकंड रुक जाए। हाँ बोले प्राची जी, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, मैंने फराज भाई को बहुत शांति से सुना, मैंने सबको बहुत शांति से सुना, आप ऐसी शांति मुझे भी देना। अभी फराज भाई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई अनुमति नहीं मिली, पर हमारे तो 6 जहाज आ गए। तो मैं सोच में पड़ा कि कैसे आ गए,
फिर मुझे ऐसा ध्यान में आया, हो सकता है कि समाजवादी उस शिप पे चढ़े होंगे, उस शिप को पानी के अंदर ले गए होंगे, शिप का सबमरीन बना दिया होगा और छुपा करके भारत ले आए, तभी तो आ गई। नहीं तो अगर हमको ईरान नहीं दे रहा होता तो हम कहां से लाते? ये कैसे तर्क हुए, ये कैसे बयान हुए? पहली बात। दूसरी बात, फराज भाई ने क्या कही? फराज भाई ने कहा इस युद्ध हुआ तो हमको पता चला भारत कितना कमजोर है। फराज भाई, ये युद्ध हुआ तो हमको पता चला भारत कितना ताकतवर है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। 2013 में जिस सरकार में आप शामिल थे, हमारे देश के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितना था? अरे आप थे सरकार में। अगर ऐसा युद्ध हो जाता, शून्य था। आज 73 दिन का है, शून्य से 73। हमारे देश के अंदर कोल प्रोडक्शन 100 करोड़ टन ऑफ कोल हम हर साल कर रहे हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सोलर कैपेसिटी आपके समय में 3 गीगावाट, आज कितनी है? 140 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत दुनिया को एक राह दिखा रहा है और इतना आगे हम बढ़ गए। और आप कह रहे हैं युद्ध हुआ तो पता चला। युद्ध हुआ तो पता चला कि आज 90 देशों में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट घर बैठ गया, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, सरकारी कर्मचारी घर बैठ गए। और भारत आपका डर फैलाने के बाद, आपके जैसे नेताओं के घर में सिलेंडर भरने के बाद, ब्लैक होर्डिंग करने के बाद मजबूत खड़ा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये तो फैक्ट है ना कि संकट है। ये तो वैश्विक संकट पर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। उस संकट पर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। ये तो फैक्ट है ना कि गैस एजेंसियों पर अभी भी लंबी लंबी लाइनें हैं। ये तो फैक्ट है ना कि कई रेस्टोरेंट हैं, कई ऐसे छोटे छोटे टपरी हैं या कई ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जो बंद हो रहे हैं सिलेंडर ना मिलने की वजह से। इस पर आपसे विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो क्या जवाब नहीं मिलना चाहिए? प्राची जी सवाल तो पूछे, सवाल का स्वागत भी है, पर सवाल झूठा थोड़ी हो सकता है, झूठे आंकड़े पे थोड़ी हो सकता है, भारत की ताकत को कमतर करने वाला थोड़ी हो सकता है, भ्रम फैलाने वाला थोड़ी हो सकता है, डर फैलाने वाला थोड़ी हो सकता है। ममता बनर्जी सिलेंडर लेकर के पश्चिम बंगाल के अंदर निकली, क्या करने के लिए? डर फैलाने। हमने 100% डोमेस्टिक सप्लाई को देश के अंदर सिक्योर करने का काम किया। 100%। मुझे बताइए, सिलेंडर लेकर अगर ममता बनर्जी, एक समय पे सिद्धार्थ यादव जी, अगर सिलेंडर लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर निकल गई, या विपक्ष के नेता अखिलेश यादव या विपक्ष का कोई भी नेता अगर आपसे पूछ रहा है कि लाइन में लगे लोगों की समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, तो इसमें डर कहां दिख रहा है आपको? क्या डरा रहे हैं वो? नहीं, प्राची जी कोई गलत नहीं है। अगर ये प्रश्न पूछें, कोई गलत नहीं है। समस्या यह है जब आपके शो पर बैठ करके कहें आपको ईरान का साथ दे देना था। समस्या यह है जब ये अपने फॉरेन एक्सपर्ट बन करके आपको बताएं कि भारत को युद्ध में एक साइड ले लेनी थी। समस्या यह है जब ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन करके बताएं कि भारत को इस युद्ध में कूद जाना चाहिए था। मैं माफी के साथ कहता हूं, यह फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं है, पहली बात। और पूछिए फराज किदवई साहब से, क्यों उनके नेता घर में 70 सिलेंडर लेके बैठे थे? वो देश के लिए था। आप 70 सिलेंडर अपने घर में होर्डिंग करें, आपके नेता लग जाए एजेंसियों से सिलेंडर चुराने में, लोगों के अंदर पैनिक और फैलाने में। कोई भी संकट का समय होगा प्राची जी, कोई डिनाइल नहीं है। ये वैश्विक संकट का समय है, आप लोग डराते हैं, देश को साथ खड़े होने का समय है। ये कहना कि इस युद्ध का असर भारत पर ही पड़ेगा या भारत पर ही सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्या ये डराना नहीं है फराज किदवई जी? दुनिया, आप तो इतने आंकड़े पढ़कर आते हैं ना सर, आपको पूरी दुनिया भर की जानकारी है, आपको सब कुछ पता है, तो ये भी पता होगा कि दुनिया में इस वक्त क्या हालात हैं, क्या असर पड़ रहा है इस युद्ध का। नहीं, पहले ये उल जलूल बोलते थे, मैं पढ़ लिख के आने लगा हूं ना, अब पढ़ लिख के आते हैं, मेरे पढ़ने को रटना बोलते हैं ये। बोलो अब पढ़ के बोलना। बोले फराज जी, बोले। प्राची जी देखिए, अब सिद्धार्थ भाई ने 2 बातें कही। एक बात इन्होंने ये कहा कि मैंने गलत आंकड़े पेश किए। सिद्धार्थ भाई, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, मेरा अगर एक भी आंकड़ा जो मैंने बताया है वो गलत होगा तो मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा या आप आना छोड़ दीजिएगा। बताइए चैलेंज एक्सेप्टेड है कि नहीं है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड है फराज भाई, शो खत्म होते ही आपकी क्लिप काट करके ट्विटर पे लगाऊंगा टैग करके। उसमें बिल्कुल लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। और मैं आपको चुनौती देता हूं कि जो मैंने 2025 में बोला उस तक निर्भरता अब क्या है, और क्या नाम है 2022 का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने क्या लिया था, और ईवी का जो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का जो हमने जिक्र किया है, मैंने 3 आंकड़े रखे हैं। दूसरी बात, आपने झूठ बोला है सिद्धार्थ। अरे आपकी समस्या यह है कि आप सिलेक्टिव बोलना चाहते हैं। बहुत कमजोर भारत ने 13 से 25 में क्या किया वो नहीं बोलेंगे, भारत का 22 में टारगेट क्या था और क्या अचीव हुआ वो बोलेंगे। अरे टारगेट भी हमने लिया, वो भैया टारगेट भी हमारा, ये टारगेट आपने थोड़ी लिया, आप तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ भाई ये गलत बात है। बोले फराज जी, बोले।
इन्होंने अभी कहा कि मैंने ये बोला मेरा नाम लेकर के कि भारत की आज पोजीशन कितनी खराब है। मैंने भारत का नाम ही नहीं लिया, मैंने बोला आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फेल्ड जियो पॉलिटिकल जो नीतियां हैं उसका खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक दो लाइनें पढ़ के बस मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। सिद्धार्थ भाई आपके लिए है, दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि तुमको फिर भी यकीन नहीं है। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो तेरी हम जुबान जो है गलत है उसको गलत प्राची जी कहेंगे, सी गाली से तू कमीन नहीं और ना सुनिए। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, एक जलील सी गाली से तू कमीन नहीं है। और तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं है। बोले फराज, फिर आ रही हूं नफीस जी, आ रही हूं। प्राची जी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये बदतमीजी शो में हुआ करे। अरे यार मैं उस 2 पंक्ति आगे पढ़ दिया तो मैं बदतमीज हो गया, कमाल है। बीच में जो तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे मान लूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, एक जलील सी गाली से तू कमीन नहीं। पैसा लेकर अच्छा ये पैसा लेकर दुष्यंत कुमार की कविता में पैसा लेकर लिख लिया, कमाल है। तुम 2 पंक्ति बोल दो तो ठीक है, हम आगे की पंक्ति बोल दो तो मैंने दुष्यंत कुमार से पैसा ले लिया। कमाल का, जो अपने में फिट हो वो ठीक है। आपकी जबान झूठी है जो कि फॉरेन पॉलिसी को नहीं जानती है। थैंकलेस टुवर्ड्स अल्लाह है, थैंकलेस टुवर्ड्स नेशन है, फॉरेन पॉलिसी पर ही आती हूं। प्राइम मिनिस्टर है। एक सेकंड, मैं फॉरेन पॉलिसी पर ही लौट कर आती हूँ नफीस जी, क्योंकि इनके नेताओं को फॉरेन पॉलिसी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, इसलिए इनके नेता ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही, और उन्होंने एक शब्द, एक लाइन का इस्तेमाल भी किया कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है। नफीस जी, क्या मुझे समझा पाएंगे कि इसका मतलब क्या है? क्या इस युद्ध का असर सिर्फ भारत पर होगा या सबसे ज्यादा भारत पर होगा, कैसे? मैडम पहली बात तो यह है कि एमआईएम बीजेपी समुद्र का वो 2 किनारा जो आपस में नहीं मिल सकता, जैसा कि टीएमसी के नेता ने कहा। दूसरी बात, अभी ईरान ने ऑफिशियली तौर पर कहा कि हम श्रीलंका के लिए ओपन कर रहे हैं हॉर्मुज को, बिकॉज श्रीलंका स्टैंड है ईरान के साथ। हमने क्लियर स्टैंड नहीं रखा है, इसीलिए हमारे बारे में वो कोई बयान नहीं दे रहा है। हमारे 24 जहाज फंसे हुए क्यों? बिकॉज हम ईरान के साथ ओपन स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर हम क्लियरली उनका स्टैंड करेंगे तो ये नहीं आएगा। दूसरी बात, जहां तक पैनिक की बात है मैडम, सुनिएगा, पैनिक की बात है, इस देश में एलपीजी के लिए लोग लाइन में क्यों खड़े हैं? बिकॉज सरकार ने पैनिक क्रिएट किया है। सरकार ने एलपीजी का दाम क्यों बढ़ाया? कोई नीड ही नहीं था। आप ईरान के साथ स्टैंड हो जाते और अब कहते हैं अमेरिका फॉरेन पॉलिसी क्या होती है बताएंगे नफीस जी? एक सेकंड रुक जाइए, आपको बहुत ज्ञान है, आपको बहुत ज्ञान है नफीस जी, मैं समझ गई। थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए मेरे दर्शकों का, सिद्धार्थ जी का, उनकी सरकार का। क्या होती है फॉरेन डिप्लोमेसी, ये कैसे तय होती है? कूटनीति क्या होती है सर, बताएंगे मुझे? कूटनीति ये होती है कि देश हित में जिस देश का विरोध करना पड़े विरोध करो, और जिस देश का समर्थन करना है समर्थन करो। ईरान से हमें फायदा है। अरे भाई कौन सा विरोध कर दिया, कौन सा विरोध कर दिया? आप झूठ बोलते हैं सर आकर, नफीस अंसारी जी आप झूठ बोलते हैं आकर, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। सुनिए, अगर ईरान हमसे नाराज है, चलिए आपकी बात मानती हूँ कुछ देर के लिए, आप कुछ बोल रहे होंगे तो सोच समझ कर बोल रहे होंगे, ना जाने कहां से आपने पढ़ा होगा। चलिए ईरान नाराज है, आप जैसा कह रहे हैं, अगर ईरान, रुक जाए आप, कंप्लीट करने देना। अगर ईरान नाराज है तो मुझे बताइए कि हमारे वो 7 में से 5 जहाज कैसे, 7 दिन में 5 जहाज कैसे आ गए भारत में? अब मैं बहुत बड़ा बयान देने वाला हूं मैडम। हाँ, दीजिए, जहाज इसलिए ईरान छोड़ रहा है क्योंकि भारत के लोग सड़कों पर उतरे ईरान के समर्थन में, इजरायल के विरोध में। और सुनिए, ईरान के दूतावास ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है। तो मैं बहुत बड़ी बात कहता हूं, सुनिए, मजबूरी में बीच में बोलना पड़ता है भैया। ये पाकिस्तान की तरह जनता अलग, सरकार अलग, सेना अलग नहीं है। भारत में हम भारत के लोग, यानी सेना भी है, सरकार भी है, जनता भी है। यार बड़ी बात बोल रहे हो, बचकानी बात बोल रहे हो आप, बचकानी बात बोल रहे हो। कंप्लीट सुनिए, भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की सेना सब एक यूनिट है। हम भारत के लोग, पाकिस्तान की तरह जनता अलग, सरकार अलग, सेना अलग। ईरान की तरह जनता अलग, सरकार अलग, सेना अलग, ऐसा नहीं है। अच्छा सुनिए, बार बार आप ये बात मत बोलिए, कितने बार मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अच्छा ठीक है, नफीस अंसारी जी, नफीस अंसारी जी, ये है आपकी डिप्लोमेसी की समझ, ये है आपकी डिप्लोमेसी की समझ, ये है आपकी डिप्लोमेसी की समझ। और ठीक है सर, मैं मान लिया। देखिए मुझे, सुन लीजिए नफीस जी, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि हिंदुस्तान का हित हो।
मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि हिंदुस्तान के जहाज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हैं, वो अगर आ रहे हैं, वो नफीस अंसारी जी सड़क पर निकले इस वजह से आ रहे, तो वो इस वजह से आ रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से बात की है, इस वजह से आ रहे हैं। वेरी गुड। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि 5 जहाज 7 दिन में भारत आ चुके हैं। अब आप इसमें क्रेडिट लेते रहिए, वोट बैंक जोड़ते रहिए। सांप्रदायिक राज वो कह रहा है कि भारत के मुसलमानों के सदके से भारत में आ रहा है। अरे अल्लाह रसूल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधान दिया, इसलिए आ रहे हैं नाशुक्रे आदमी। नहीं तो तुम लोग तो आतंकवादियों का समर्थन करते हो। मैं जवाब अफजल गुरु के जनाजे में जाते हो, याकूब मेमन के जनाजे में जाते हो। नफीस जी रुक जाए, मुझे पता चल गया, कर रहे हो आप, फिर वही हिंदू मुसलमान वाली बात मुझे पता चल गया आपकी कूटनीति कितनी अच्छी है, कूटनीतिक समझ कितनी अरे अच्छी चुप, है। आतंकवादियों के दलाल तू चुप कर। ऐसे शब्दों का अरे इस्तेमाल पाकिस्तान का नहीं, सपोर्ट करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, कोई भी ऐसे शब्द का सरकारी इस्तेमाल दलाल कर रहे हो, नहीं। बेशर्म खान साहब भारत का और बेटा, नफीस अंसारी दोनों की आवाज डाउन करें। जब भाजपा सरकार में नहीं थी तब भी भारत अच्छा रुक जाए, सर रुक जाए। कोई भी किसी के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर करेगा तो सर अपने अपने पर्सनल व्यूज है। लेकिन सिद्धार्थ जी, मुझे ये बात जाननी है, डिबेट में कई बार आ चुकी है, आप प्लीज इस बात को समझाइए। इसमें आपकी सरकार की वाहवाही नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करके नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारे जहाजों को क्लियर करवाए, आपकी सरकार की कूटनीति ने कराए। तो इस वजह से, क्योंकि नफीस अंसारी जी या फराज किदवई जी या विपक्ष के बाकी तमाम नेता सड़कों पर आकर आपसे सवाल पूछ रहे थे, इसलिए ईरान को ये लगा कि चलिए अब इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज पार कर देते। आपकी सरकार का कोई योगदान नहीं है सर इसमें। माता जी, MIM वाला कह रहे भारत के मुसलमानों के कारण आपके घर में चूल्हा जल रहा है, ये स्टेटमेंट बोले सिद्धार्थ थोड़ी ये अरे प्राची जी, केवल इतना ही थोड़ी। मैं तो जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल और कम्युनल मैसेजिंग वो देना चाहते हैं, मैं उस पर तो टिप्पणी भी नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये जो कहना चाह रहे हैं कुछ और ही है। केवल सड़क पे आए तब थोड़ी हुआ, ये गाड़ी भी लेके गए थे अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और गाड़ी लेके गए शिप के आगे, शिप को बांधा अपनी गाड़ी से और गाड़ी से खींच के लाए यहां तक। क्या जवाब दिया जाएगा इस तरह का? क्या बात है इसकी? आप लोग देश की सरकार, देश की फॉरेन पॉलिसी, देश की विदेश नीति, देश की कूटनीति आपको कोई समझ नहीं है। भारत का स्टैंड आपको कोई समझ नहीं। मैं इनसे पूछता हूं, बहुत ज्यादा अपने आप को बता रहे हैं हमको तो ऐसा स्टैंड लेना था, वैसा स्टैंड लेना था। जब गद्दाफी मरा था, जब सद्दाम हुसैन मरा था, तब क्या स्टैंड लिया था? तब तो मुंह भी नहीं खुला, तब तो आप बाहर भी नहीं निकल पाए, तब तो आप चले ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी, मैं आपको रोक रही हूँ, सिद्धार्थ यादव जी मैं आपको रोक रही हूँ, नफीस अंसारी जी आपको भी रोक रही हूँ। तई वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।